हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोल केमिस्ट्री। हमने लास्ट वीडियो के अंदर केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अभी तक हमने आधा टाइटल समझ लिया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हमको ये तो समझ में आ जाता है कि केमिकल रिएक्शन हमने नाम सुना है, केमिकल इक्वेशन हमने नाम सुना है, लेकिन आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप लोग नहीं बता पाओगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों, केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी। केमिकल रिएक्शन जैसे हमने कार्बन ले लिया तो कार्बन को हम सिंबलाइज करते हैं सी से। हमने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन को हम सिंबलाइज करते हैं O2 से। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या समझे हम लोग? कि जैसे हमने लिया कार्बन, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने जलाया और हमारे पास बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमने एक केमिकल रिएक्शन लिख दी, लेकिन अगर हम इसको इसके सिंबल से डिनोट करें, जैसे कार्बन हो गया C, ऑक्सीजन हो गया O2, हीट को हम लोग इस ट्रायंगल से डिनोट करते हैं और हमारे पास बन गया कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, यानी कि ये हमारी क्या बन चुकी है? एक केमिकल इक्वेशन। द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन is represents by its molecular formula and symbols, and it is called chemical equation। अगर कोई भी रिएक्शन सिंबल रिप्रेजेंट करी जाती है उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सिंबल से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। अब हम लोग थोड़े से रूल्स पढ़ लेते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के। रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखने के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि पहला रूल क्या है कि जो भी हम लेने वाले हैं, जैसे चाय बनानी है आपको, चाय बनाने के लिए आपको दूध, चीनी, पानी, चाय पत्ती, अदरक, इलायची, काली मिर्ची, लौंग जो भी लेनी है वो सब क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। यानी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन के लिए जो भी सामान हम ले रहे हैं वो क्या कहलाएगा? हमारा रिएक्टेंट। ठीक है। जब इन सबको हम मिक्स कर देंगे, कुछ बना लेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है यानी चाय बनने वाली है वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो भी सामान हम ले रहे हैं वो क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। तो व्हाट इज रिएक्टेंट? द सब्सटेंस टेकन फॉर केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट। जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हो किसी भी रिएक्शन के लिए तो वो क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। दूसरा क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन को होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोडक्ट। तो द फाइनल
substance formed after completing reaction called प्रोडक्ट। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और फाइनल जो चीज बन जाती है वो क्या कहलाती है? हमारा प्रोडक्ट। हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गया कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। आगे आप देखिए, एक और चीज, अगर हम लोग रिएक्टेंट ले रहे हैं और रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो उसके बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। जैसे हमने लिया ए प्लस बी, हमने सी भी ले लिया, डी भी ले लिया, तो जितने भी आप रिएक्टेंट ले रहे हैं तो उनके बीच में क्या आने वाला है? हमारे पास प्लस। और प्रोडक्ट भी अगर दो या दो से ज्यादा बन रहे हैं तो उनके बीच में भी क्या आएगा? प्लस। जैसे ए बी बन गया और सी डी बन गया। तो रिएक्टेंट अगर ज्यादा ले रहे हो तो हर कंपोनेंट के बीच में प्लस आएगा, एज वेल एज प्रोडक्ट भी अगर एक से ज्यादा बन रहा है तो उसके बीच में क्या आने वाला है? हमारे पास प्लस। एक चीज और क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इस तरीके से एक एरो होगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, अगर ये तो किसका एरो होता है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुका है, अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा नहीं बन सकता है। और अगर हमारे पास है आइस, आइस से हमने वाटर बना दिया, तो क्या वाटर से दोबारा से आइस बन सकती है? हाँ, बन सकती है। तो इसके लिए जो एरो आएगा वो इस तरीके से आएगा, ये होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट से दोबारा से रिएक्टेंट हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरीके का एरो हमारे पास आने वाला है, इस तरीके से हम लोग एरो लगाएंगे। एक रूल क्या बोलता है, जैसे आपने लिया कार्बन, जैसे यहां पे हमने कार्बन लिया, कार्बन सॉलिड होता है तो छोटे से ब्रैकेट के अंदर नीचे इसकी स्टेट लिखेंगे सॉलिड, प्लस ऑक्सीजन O2 क्या होता है? हमारा गैस होता है, तो नीचे छोटे से ब्रैकेट के अंदर आप लोग क्या लिखने वाले हैं? गैस। उसके बाद आपका बनने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे भी आप लोग क्या लिखेंगे? गैस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है? गैस। अब इसको आप लोग हीट कर रहे हैं, सपोज करो 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप लोग यहाँ पे टेम्परेचर या फिर कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो इस एरो के ऊपर आप लोग वो टेम्परेचर और प्रेशर लिख सकते हैं, या फिर आप नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप लोग इस तरीके से हीट का सिंबल बना सकते हैं, अगर आपका टेम्परेचर कुछ फिक्स्ड नहीं है तो। लेकिन अगर आपने कोई ना कोई टेम्परेचर या प्रेशर लिया है तो एरो के ऊपर आपको लिखना होगा। तो ये कुछ रूल्स थे छोटे छोटे, जिससे हमको पता होना चाहिए कि आप लोग केमिकल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो वो आपकी केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाएगी, कुछ और ही बन जाएगी। अगर आप ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में प्लस नहीं लगाएंगे तो वो पूरा की पूरा गलत हो जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट में भी ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्लस नहीं लगेगा तो वो भी गलत हो जाएगा। इसीलिए केमिकल इक्वेशन को एक रूल से लिखना है। दूसरा, अगर आप लोग ये स्टेट नहीं लिखेंगे तो भी मार्क्स कट सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये लिखना ही होगा, अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो ये आप गलत नहीं लिख सकते, गलत लिख देंगे तो ज्यादा नंबर कटेंगे, पूरी रिएक्शन ही, पूरी इक्वेशन ही वो लोग गलत कर देंगे। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। केमिकल इक्वेशन के अंदर
जो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं वो होता है बैलेंसिंग। बहुत सारे बच्चों को बैलेंसिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। हम लोग यहां पर देखेंगे कि बैलेंसिंग को इजी कैसे बना सकते हैं हम लोग। पहले तो ये देख लेते हैं बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है। बैलेंसिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट is equal to number of moles in product. इट मीन्स दैट जितना आपने रिएक्टेंट लिया है, जैसे आपने A2 लिया और B2 लिया, तो प्रोडक्ट भी आपका उतना ही बनना चाहिए, यानी A भी 2 बनना चाहिए और B भी 2 बनना चाहिए। इट मीन्स दैट अगर आपने जितना रिएक्टेंट ले रहे हो तो उतना ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा तो होता नहीं है, हम लोग 3 कप चाय बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो 2.5 कप ही हो जाती है, तो आधा कप कहाँ उड़ चुका है, आधा कप खत्म नहीं हुआ है, वो वेपर्स के अंदर चला गया है। और हम लोग केमिकल इक्वेशन को उस वेपर्स को भी काउंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट हो गया। जैसे कि अब हम लोग गाजर का हलवा बना रहे हैं और हम लोग 5 किलो गाजर लेकर के आ गए, तो उसके अंदर हमने चीनी भी डाली, हमने उसके अंदर दूध भी डाला, गाजर भी डाली, मावा भी डाला, लेकिन फिर भी पूरा जब हमने उसको तोल करके देखा तो 5 किलो नहीं निकला। वो क्यों नहीं निकला, या फिर 5 किलो से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हम लोग दूध भी ले रहे हैं, गाजर भी ले रहे हैं। क्यों नहीं निकलेगा वो? क्योंकि हम लोगों ने जो गाजर का कचरा हटाया वो काउंट नहीं करा, जो दूध था वो वेपर्स के फॉर्म में निकल रहा है वो काउंट नहीं करा, इसीलिए हम लोगों को लगता है कि जो हमने लिया था उससे कम चीज बनी। लेकिन केमिकल इक्वेशन यानी किसी भी चीज में ऐसा नहीं होता है, जितना अमाउंट आप लेते हो उतना ही बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग, कि जितना आपने रिएक्टेंट लिया है उतना ही प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है। तभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, हमने लिया था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हमने जलाया था और हमारा बन गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैंने यहाँ पर लगाया था 2 और यहाँ पे भी लगाया था 2। अब ये मैंने कैसे किया ये देखिए आप, ये साइड हमारा रिएक्टेंट कहलाता है और ये साइड हमारा कहलाता है प्रोडक्ट। इसके लिए आप एक टेबल बना लीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे सिंबल्स, एक तरफ लिखेंगे रिएक्टेंट और दूसरी तरफ हम लोग लिखने वाले हैं प्रोडक्ट। सिंबल्स हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो मैग्नीशियम प्रेजेंट और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम लोग लिख लेंगे मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। O2 नहीं लिखेंगे, नंबर नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम कितना प्रेजेंट है 1, तो हम रिएक्टेंट में लिख देंगे 1, और मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड में भी कितना प्रेजेंट है, ओनली 1। ऑक्सीजन देखिए आप, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना प्रेजेंट है 2, और प्रोडक्ट साइड में आप ऑक्सीजन देखेंगे तो प्रोडक्ट साइड में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन है, हम लोग आंसर कर रहे हैं तो दोबारा रिएक्शन हमको लिखनी पड़ेगी, वरना क्वेश्चन और आंसर में हमको फर्क नहीं पता चलेगा। ये हमारा बन चुका है MgO। हमको क्या करना है कि जितने मॉलिक्यूल्स हमने रिएक्टेंट साइड में लिए हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। तो मैग्नीशियम को आप देखें, रिएक्टेंट में भी 1 है तो प्रोडक्ट में भी 1 है, वेल एंड गुड। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में क्या है, हमारे पास 1 है। अगर हमको ऑक्सीजन को 2 करना है तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। हमने प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीजन है। अब आप यहां लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन कभी भी यहाँ पे नहीं लगते हैं मोल्स। अगर आप खुद से ऐड कर रहे हैं तो यहां पर आएगा। अगर ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो Mg भी अपने आप किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, क्योंकि आपने मैथ्स पढ़ी होगी
ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ लगता है और अंदर जैसे 4+2 है और यहाँ पर 2 है, तो ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी यही केस आ रहा है कि अगर इस तरफ हम लोगों ने कोई भी नंबर लिखा है तो वो दोनों मॉलिक्यूल से, दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ऑक्सीजन से तो मल्टीप्लाई हो गया है, मैग्नीशियम से भी 2 मल्टीप्लाई हो चुका है। तो मैग्नीशियम के मोल्स भी क्या हो चुके हैं, 2। अब आप देखिए रिएक्टेंट में तो मैग्नीशियम 1 है और प्रोडक्ट में अब क्या हो चुके हैं, 2। तो रिएक्टेंट को भी मैग्नीशियम को 2 करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी रिएक्टेंट वाले मैग्नीशियम को भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास बन चुका है 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। अब देख लीजिए यहाँ पर भी रिएक्टेंट में भी 2 है, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के अंदर क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। इसी को हम लोग बैलेंसिंग बोलते हैं। हम लोग कुछ और एग्जांपल्स पढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। हमने ले लिया Fe प्लस H2O, यानी कि हमने लोहे को पानी में डाल दिया, आयरन को पानी में डाल दिया। तो हमारे पास क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। हमको इसको बैलेंस करना है। क्वेश्चन आ गया बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम लोग एक टेबल बना लेंगे, सिंबल्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है बैलेंसिंग, तो ये टेबल जरूरी नहीं है आप शो करें, आप लोग एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते करते इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग टेबल से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो टेबल आपको रफ पार्ट में बनानी है, शो नहीं करनी है। ये है आयरन, सिंबल है हमारे पास Fe, दूसरा सिंबल है हमारे पास हाइड्रोजन, तीसरा सिंबल है हमारे पास ऑक्सीजन। अगर आपको सिंबल्स नहीं पता होंगे तो आप लोग ये इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। 9th क्लास के अंदर हम लोगों ने ये सिंबल्स पढ़े हैं, तो आप लोगों को सिंबल्स पता होने जरूरी है कि कौन कौन से हैं। अब लोग आप देख सकते हैं Fe हमारे पास रिएक्टेंट साइड में है 1 और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास Fe है 3। हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड में है 2, जबकि प्रोडक्ट साइड के अंदर भी हमारे पास हाइड्रोजन है 2। ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड में है 1 और ऑक्सीजन हमारे पास प्रोडक्ट साइड के अंदर है 4। हम लोग इस रिएक्शन को दोबारा से लिख लेते हैं। हमने आयरन को वाटर के अंदर डाला Fe प्लस H2O, तो ये हमको Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन बना के दे रहा है। पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि ये सब कुछ सही है। जब आपने इस टाइप की टेबल बना ली, अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में आयरन है 3 और रिएक्टेंट में आयरन है 1। इसको 3 करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट में आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 3Fe। कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, डायरेक्ट हमने 3Fe लिख दिया। हाइड्रोजन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 4 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में क्या है, सिर्फ 1। 1 को 4 बनाने के लिए हम लोग ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो यहाँ पर हमने क्या करा, ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया। क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड का हाइड्रोजन 4 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2 4 का क्या बन चुका है हमारे पास, 8। अब प्रोडक्ट साइड के अंदर तो हाइड्रोजन 2 ही है, प्रोडक्ट साइड के अंदर भी आपको हाइड्रोजन को 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट साइड के अंदर हमने हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करा तो वो भी क्या बन चुका है, 8। अब देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। रिएक्टेंट में आयरन 3 है, प्रोडक्ट में भी 3 है, हाइड्रोजन 8 है तो प्रोडक्ट में भी 8 है, और ऑक्सीजन 4 है तो प्रोडक्ट के अंदर भी 4 है। ऐसा नहीं होता है कि आयरन भी 3 होना चाहिए, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी, नहीं। रिएक्टेंट में आयरन 3 है तो प्रोडक्ट के अंदर भी क्या होना चाहिए, हमारे पास 3 ही होना चाहिए। ये तरीका होता है हमारा बैलेंसिंग करने का। अगर आप टेबल फॉर्म के अंदर सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। बहुत जल्दी आप लोग इतने अच्छे से सॉल्व करने लग जाएंगे कि आपको टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन से ही बैलेंस कर सकते हैं, कर पाएंगे इन फ्यूचर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बैलेंसिंग के और बहुत से एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जिससे आप लोग बैलेंसिंग आराम से कर पाएंगे, चुटकी बजाते ही कर पाएंगे, टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेकर के आएंगे बैलेंसिंग के और कुछ न्यू और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, और आगे के नोट्स के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।